इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज भाग 2, जिसमें हम राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय बर्बाद करने से कोई फायदा तो है नहीं। हमने एक उदाहरण देखा है कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी होती है कि हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और कुछ जरूरी सामानें उनको दी जाए। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रम पर खर्चा करती है। वह विभिन्न कार्यकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। कुछ लोग फैसला करते हैं, कुछ लोग लागू करते हैं। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन सही काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए, लेकिन यह गतिविधियां जारी रहे। ये भी देखना रहता है कि जो पिछला प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो, वो बदल भी जाए तो जो पारित हुआ है कानून वो लागू रहे, कोई उसे बदल नहीं सकता है। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब यह संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरीके से किसी भी देश के संविधान के में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है कि आपको कैसे काम करना है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। हम लोग अलग अलग टीवी सीरियल, मूवीज वगैरह में भी देख चुके हैं। एक नंबर देखो, ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। नीचे वाला मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। मतलब जितने भी नौकरी करने वाले लोग होते हैं वही लोग जिम्मेदार होते हैं कि मंत्रिमंडल क्या फैसला कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। मतलब नागरिक और सरकार के बीच में जो विवाद होता है, जो बहस होता है, उसको सुलझाया जाता है। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंधे रहते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इसके कारण अक्सर काम में जो भी काम होता है, अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती है। कोई भी काम वहां से जब पास होता है तो बहुत दिक्कतों प्रोसेस के साथ चलता है, इसलिए कुछ दिक्कत होता है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। ये बुनियादी भावना के साथ में नहीं खड़ा होता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के मत के अनुसार काम करना। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानी होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है कि हम ये फैसला कर रहे हैं तो सही है कि गलत है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला
झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। अब देखो यहाँ पर अच्छे फैसला को पास करना, जो भी फैसला मतलब समझ लो कि हम जो फैसला कर रहे हैं अच्छा हो, लेकिन सरकार बोल रही है कि हाँ अच्छा ही है, लेकिन उस पर मशवरा ले लेना चाहिए। इसी तरह आधार है कि सही फैसला करने में भी उतना ही समय लगता है जितना गलत फैसला को लागू करने में, लेकिन जब ये प्रोसेस चलता है तो गलत फैसला जल्दी ही लागू नहीं हो जाता है, उसमें भी मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उसको सुधार लिया जाता है, संशोधन करके एक अच्छा फैसला वहां पर पारित कर दिया जाता है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकार जो भी होते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। जो भी संस्था होती है उस पर लोकतंत्र सरकार जो उस समय बनता है वो उस पर बहुत जोर देती है कि जल्दी जल्दी काम करो। मोदी सरकार के वजह से सब कोई जल्दी जल्दी काम करता है, लेकिन कुछ काम है जिसको रोक कर रखा जाता है। फालतू लोगों का काम थोड़ा रोक कर रखना ही चाहिए। संसद कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने ही किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखेंगे कि क्या हमने संसद का कहीं कोई जिक्र किया है। पूरे संसद के बारे में अभी तक हम पढ़े, कहीं संसद के बारे में जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करेंगे। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी संसद भवन में। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में इसके बारे में चर्चा किया था। यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुए चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला गया था। तो सरकार पर ये बहुत जोर डाला गया था मंडल आयोग को पारित करने के लिए, और सरकारी अफसर को भी, क्योंकि सरकार जीती ही थी इसलिए कि हम ये मंडल आयोग को पारित कर देंगे। मंडल आयोग कब पारित हुआ था? 8 सितंबर को पूरी तरीके से लागू हो गया था, 8 सितंबर 1993 को, जिसके लिए बहुत बड़े तौर पे चर्चा हुआ था संविधान भवन में। ठीक है, संविधान भवन नहीं, उसको बोलते हैं संसद भवन। फिर लोकसभा और राज्यसभा दो में पास होता है, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद से ही आगे का कार्यभार किया जाता है और कार्य को पूरा करके लोगों को बता दिया जाता है। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होता तो सरकार यह कदम कभी नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का आयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति सभा को संसद कहा जाता है। जो राष्ट्रपति सभा होता है उसको संसद बोला जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। राज्य में जो होता है विधायक लोगों का, उसको विधानसभा बोलते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके भाषा के अनुसार नाम बदल सकता है। पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। हर जितना भी लोकतंत्र देश है वहां पर हर का मतलब जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उन सबका एक सभा कक्ष होता है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जो जनता चुनते हैं वो लोग कुछ राजनीतिक फैसला कर सकते हैं अपने अधिकार के हिसाब से। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को
विधायिका कहते हैं। इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है। जितना भी संसद है वो नया कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानूनों को खत्म कर सकती है। जितने भी कानून उस समय होते हैं उसको खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। इतना पावर होता है संसद भवन में। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देशों में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। भारत में सीधा और पूर्ण नियंत्रण है इसके अधिकारों को। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलने वाले फैसले कर सकते हैं और संसद की पूर्ण समर्थन होने के बाद ही सरकार अपना काम कर सकती है। 3 नंबर, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। कोई भी आदेश अगर लोकसभा में पास नहीं होता है तो वो कभी भी पास नहीं होगा, वह आदेश कभी भी लागू नहीं होता है। 4 नंबर, सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामलों में सूचना मांग सकती है। कोई भी मामला हो, कोई भी कानून हो, उस पर पूरी जानकारी संसद मांग सकती है। राज्यसभा की बात हमें याद है, अभी एक आम आदमी पार्टी के एक सांसद जाकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सामने खड़े हो गए थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या हम गलत किए हैं क्या। ये अवहेलना की वजह से, इस दुस्साहस के डिसिप्लिन को तोड़ने की वजह से उनको महीने दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा से। इसलिए हर जगह का डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन के अंदर में ही आपको चलना रहता है, नहीं तो आपको तुरंत वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। संसद के 2 सदन होते हैं। चूंकि आधुनिक लोकसभा में जितने भी लोकसभा होते हैं, आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता के तरफ से चुने जाते हैं, जो जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन पक्षोप रूप से चुने जाते हैं, मतलब दूसरे सदन के जो लोग होते हैं उनको चुना जाता है, जो राज्यसभा में बैठते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। ये लोग दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इलाकों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा कहते हैं, जिनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरे को लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति सदन का हिस्सा नहीं होता, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। संसद का जो भी फैसला होता है वो राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही लोगों के लिए लागू कर दिया जाता है। आपने पिछले कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। अध्याय 4 से आपको पता चलेगा कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के रूप प्रमुख अंतर को याद करते हुए इन मामलों को लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। देखो, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों को कौन चुनता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह अस्थायी है, ये सब बारे में जवाब आप ढूंढकर लिख सकते हैं। ये सवालों का जवाब आप अपने टीचर, अपने परिवार वालों से, नहीं तो गूगल बाबा जिंदाबाद है, लेकिन गूगल से पूछने से पहले अपने घर में पूछो, अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछो, टीचर से पूछो, टीचर नहीं बताते तो प्रिंसिपल से पूछो, किसी से ना किसी से पूछते रहो। लोकसभा बनाम राज्यसभा,
लोकसभा बनाम राज्यसभा। दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? लोकसभा ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। राज्यसभा को कभी कभी ऊपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार मिला है, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पक्ष ही है। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई भेदभाव हो तो अंतरिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठकों में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है कि लोकसभा को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसा से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है। अगर कोई भी कानून पैसे से रिलेटेड, चाहे कोई भी बजट कैसा भी हो, पैसे से चाहे कोई भी कुछ भी बनाना हो, अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा उसको खारिज नहीं कर सकता, रोक ही नहीं सकता है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। माने तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा मंत्री परिषद जितने होते हैं उनको नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है कि ये लोग बोल सकते हैं। वो लोग केवल कुछ चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, बाकी वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आप खुद करके खुद सीखना है। ये मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। 12-14 कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिसमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का प्रतिशोधात्मक रवैया। सीबीआई हर किसी को धो धा कर पूछती है, चाहे वो नेता हो चाहे कुछ भी हो। संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राज्य अस्थायी को शामिल करने की जरूरत। आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीकरण की आवश्यकता। 226 सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयक पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे, उसके बाद से प्रतिभूमि कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूमि ब्याज और ऋण वसूली कानून का पर्यावर्तन संशोधन विधेयक। ये सब 226 के बाद चालू हुआ। फिर 4 बजे हुआ। आखिर में सरकार की विधेयक नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी करने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। 7 नंबर, अब 7:17 पर चर्चा समाप्त हुए। सदन अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये केवल जानकारी के लिए था, इसको आप पढ़ सकते हैं।
और ये आप समझ लो कि सुबह से काम चलता है तो रात तक किस तरह काम खत्म होता है। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे भाग 3 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।